हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। टॉपिक आरसी दत्त। इस टॉपिक को डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। रोमेश चंद दत्त का जन्म 13 अगस्त 1848 को कैलकाटा में हुआ था। रोमेश चंद दत्त को पूर्व गांधी युग का राष्ट्रीय नेता भी माना जाता है। दत्त एक सिविल सेवक, एक राजनीतिक और आर्थिक विचारक थे। इसी के साथ वो एक लेखक भी थे। दत्त ने भारतीय सिविल सेवा और भारतीय राजनीति में 1871 में अलीपुर के सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में एक शानदार कैरियर की अपनी शुरुआत की थी। इन्होंने अपने करियर के अंत में ये उड़ीसा के डिवीजन कमिश्नर भी रहे, जो किसी भी भारतीय के द्वारा प्राप्त एक सर्वोच्च पद था। 1897 में 49 वर्ष की बहुत ही कम एज में ये भारतीय सिविल सेवा से रिटायर हुए थे। और एक रोमेश चंद दत्त, इनका योगदान और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। रोमेश चंद दत्त एक कट्टरपंथी राजनीति में शामिल नहीं थी। उन्होंने कूटनीति, लेखन और निरंतर जनमत निर्माण के माध्यम से अपने देश के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार और स्थिति का उन्होंने यूज किया था। अब आते हैं इनका साहित्यिक करियर क्या था। दत्त एक उत्साही पाठक और भावुक लेखक थे। सिविल सेवाओं के उत्तरदायी में बिजी होने के बाद भी उन्होंने लेखन के माध्यम से वो लोगों से जुड़ने का समय उनको मिला। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी, जैसे 3 Years in Europe, A History of the Literature of Bengal, इतिहास और बंगाली साहित्य आदि। उन्होंने 4 ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे, बंग विजेता, माधवी कंकन, राजपूत जीवन संध्या और महाराष्ट्र प्रभात, जो 1879 में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट, समाज और संसर्ग उनके द्वारा लिखे गए 2 सोशल उपन्यास हैं। उनके राजनीतिक प्रकाशन मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के कारण भारत की खराब इकोनॉमिक कंडीशन से संबंधित थे। दत्त ने किसानों की आर्थिक समस्याओं पर अपनी पहली पुस्तक बंगाल के किसान 1875 में जो पब्लिश हुई थी, इस बुक में उन्होंने अपने विकसित विचारों का 19 में प्रकाशित भारत में अकाल पूरी तरह से इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने भू राजस्व के अधिक मूल्यांकन और रैयतवाड़ी क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त के लिए एक याचिका के साथ साथ रैयतों के द्वारा जो मीडिएटर थे उनको देय किराए के साथ स्थायी निर्धारण के विरुद्ध उन्होंने एक उन्होंने अपना तर्क दिया था। दत्त ने किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों, उच्च राजस्व दरों, गैर औद्योगिकरण और अकाल की बार बार होने वाली घटनाओं के बारे में भी अपने बुक में लिखा है। नेक्स्ट, उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन देश के लिए लाभप्रद था, परंतु उनके लेखन में स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त विचार दिए गए थे। नेक्स्ट, उनकी कुछ ऐसी कृतियां हैं जैसे इंग्लैंड इन इंडिया, फेमिस इन इंडिया और अन्य। इस श्रृंखला में उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना 1902 में द इकोनॉमिक हिस्ट्री और ऋग्वेद का बंगाली में अनुवाद है। अब हम देखते हैं इनका राजनीतिक करियर, इनकी पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है। आरसी दत्त को सिविल सेवा से रिटायर होने के कुछ समय बाद ही लंदन यूनिवर्सिटी ने भारतीय इतिहास का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। 1899 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया और राजनीतिक रूप से जागरूक शिक्षक संख्या ने उन्हें अपना सबसे प्रभावी प्रवक्ता के रूप में उस वक्त देखा था। दत्त ने एक उत्कृष्ट वक्ता और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त की थी जो एक सिविल सेवक के रूप में अपने विचार व्यक्त करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। अब देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या क्या किया है। उन्होंने भारत में गरीबी के कारणों और उसके विवादास्पद इल्बर्ट बिल जैसे प्रशासनिक विवादों पर भी अपने विचारों को रखा था। 1904 में दत्त ने 3 वर्ष तक बड़ौदा राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में भी कार्य किया, जबकि वे अभी भी लंदन की यूनिवर्सिटी के साथ थे और वे 1908 में विकेंद्रीकरण आयोग के सदस्य के रूप में फिर से वापस आ गए थे। अब हम देखते हैं कि दत्त के गरीबी पे क्या विचार थे। गरीबी पर विचार की उनके थॉट ऑन पॉवर्टी क्या हैं। आरसी दत्त ने गरीबी की समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी प्रशासकों को जिस सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह था भारतीय जनसंख्या की अत्यधिक गरीबी। उन्होंने भारत में खेतिहर मजदूरों की गरीबी का भी विशद वर्णन किया है। नेक्स्ट, भारत के लोगों की स्थिति को दयनीय, गंभीर, खेदजनक, दयनीय एवं निम्न जानवरों से बेहतर नहीं के रूप में उन्होंने उसको वर्णित किया है। भारतीयों को भुखमरी के बिंदु पर जीने के रूप में उन्होंने इसको चित्रित किया था और गरीबी को घृणित और घबराहट और 4 दीवारी में कम कर दिया गया है। इस तरह से उन्होंने कहा है। दत्त ने भारत में गरीबी के अस्तित्व को साबित करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि का उपयोग भी किया था। उन्होंने कहा था कि अकाल और प्लेग से
और बढ़ती हुई मृत्यु दर की वजह से उन्होंने यह संकेत दिया था कि लोग अल्पाहार का जीवन जी रहे थे। नेक्स्ट, भूमि कर के भार को कम करने और किसानों के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा की एक बड़ी योजना और पुस्तकों को उपलब्ध करवाना, ऋण की सुविधाएं देना, सिंचाई की सुविधाएं देना, किसानों के ऋण को कम करना जिससे कि वो आत्महत्या और गरीबी से बच सकें, और उन लोगों को एक रहने के लिए मकान, रहने के लिए सुविधा देना, ये सब चीजें उन्होंने कानून दर बनाने के लिए उन्होंने एक अनुरोध सा किया था। दत्त ने यह बताया था कि अच्छी सड़कों को बनाना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सरकार अपने लोगों को, जनता को ये सब चीजें देती है तो वहाँ पे गरीबी अपना आप ही कम होती चली जाएगी। दत्त ने जो एक सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने ये कहा कि अब ये समय आ गया है कि हमें गरीबी हटाओ के ना कहकर हमें एक नया नारा उसमें जोड़ना चाहिए कि हमें रोजगार बढ़ाओ, यानी कि गरीबी अपना आप हट जाएगी यदि रोजगार लोगों को मिलने लगेगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, अकाल पर विचार। उन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए थे। दत्त ने व्यक्त किया था कि अकाल भारत की गरीबी का सबसे बड़ा एक स्पष्ट परिणाम है। अकाल की बढ़ती हुई तीव्रता, सीमा और मृत्यु दर देश की बढ़ती गरीबी का एक अचूक सूचकांक था। अंग्रेजों ने भी अकाल प्रकृति की अस्थिरता का परिणाम है और इसका मानवीय प्रयास से कोई भी लेना देना नहीं होता, उन्होंने ये कहा था। आर.सी. दत्त, बनर्जी, जोशी और गोखले ने अकाल और प्लेग से बढ़ती मृत्यु दर की ओर भी संकेत किया था। उन्होंने ये कहा था कि बड़ी संख्या में लोग बहुत कम भोजन के सहारे अपना जीवन जी रहे हैं, जबकि ब्रिटिश अधिकारी उन्हें अकाल के वर्ष और उसके बाद होने वाली एक दुर्दशा और अकाल को ही उन्होंने उसके लिए उत्तरदायी ठहराया था। नेक्स्ट, आर.सी. दत्त ने स्वीकार किया कि फसलों की विफलता गरीबी का कारण नहीं बनती है, गरीबी ही है जो अभाव को अकाल में चेंज कर देती है। भोजन की कमी नहीं है, बल्कि गरीबी के कारण भोजन खरीदने में वो लोग असमर्थ हैं, जिसे वास्तव में भारतीय अकाल कहते हैं। दत्त ने कहा था कि त्योहारों के अवसर पर फिजूल खर्ची, साहूकारों के द्वारा मांगे गए ब्याज की सूदखोरी, मुकदमेबाजी पर सट्टा, इन सब की वजह से ही किसान गरीबी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे और वो लोग और गरीब होते चले जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक पैकेज के लिए कहा था कि ग्राहक पैकेज ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसान आत्महत्या ना करें और उनको उस क्षण में, उस स्थिति में जब उनकी फसल खराब हो गई है, फसल कम हो गई है, फसलों की कीमतें कम हो गई हैं, उनको उनकी आर्थिक हेल्प गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अब आता है दत्त के आर्थिक निकासी पर क्या विचार थे। आर.सी. दत्त की रचना भारत का आर्थिक इतिहास कहती है कि राजस्व का जो आधा सालाना भारत के बाहर से आता था। ये भूमि के संसाधनों से इतनी बड़ी आर्थिक निकासी पृथ्वी पर सबसे समृद्ध देशों को और गरीब बना देती है। दत्त ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई थी कि भारतीय राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर खर्च किया जा रहा था और इस प्रकार इसे बाहर किया जाता था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का जो मामला है वो ब्रिटेन जैसे स्वतंत्र देश से अत्यंत भिन्न था, जहां आर्थिक निकासी पर भारी कराधान भी लगाया जा सकता था, यानी कि टैक्स लगाने के लिए उन्होंने कहा था। दत्त ने भारत और इंग्लैंड पर आर्थिक निकास के प्रभावों की भी व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था कि इस विश्वास के पीछे का इकोनॉमिक तर्क यह था कि निकासी ने देश को और गरीब बना दिया था और इस कारण से आर्थिक रूप से ये जो निकासी थी वो विनाशकारी मानी जाती थी। भारत के लिए निकासी ने उसकी वर्तमान सेविंग पर बहुत उल्टा प्रभाव डाला और इससे पूंजीगत स्टॉक में कमी आई और उनकी उत्पादन क्षमता को भी उन्होंने कम कर दिया था। नेक्स्ट, बढ़ते कर का भार, बढ़ता विदेशी ऋण, बढ़ता भू राजस्व, बार बार अकालों का आना, महामारी के कारण मृत्यु दर का बढ़ना, ये सब निकासी के ही परिणाम थे और भारतीय जनता की गरीबी और पीड़ा का ये एकमात्र कारण आर्थिक निकासी यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन था और ये सब किसानों की गरीबी के मुख्य कारण बना था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक वित्त पर विचार यानी कि पब्लिक फाइनेंस पे दत्त के क्या विचार थे। आर.सी. दत्त ने सार्वजनिक वित्त के जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी संबोधित किया था। उन्होंने सार्वजनिक वित्त पहलू में विदेशी शासन और ब्रिटिश नीति के प्रभावों को सामने लेकर आए थे। दत्त ने कराधान, सार्वजनिक व्यय, ऋण, सार्वजनिक वित्त के अन्य पहलुओं की भी व्याख्या की थी और जिसके विभिन्न पहलू थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सैन्य प्रतिष्ठान के भारत में रखरखाव हेतु युद्धों पर किए गए खर्च के कारण इन लागतों में वृद्धि हुई थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कराधान पर विचार यानी टैक्सेशन पर दत्त के क्या विचार थे। एक सच्चे अर्थशास्त्री के रूप में आर.सी. दत्त ने सार्वजनिक वित्त के विभिन्न पहलुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे और उसके साथ ही उन्होंने टैक्स पर भी अपने विचार दिए थे। दत्त ने कहा था कि भारत में टैक्स
दमित करने वाला है और देश की क्षमता और संसाधनों से यह एक दूसरा भार आसानियां बाहर डालने वाला है, क्योंकि वैसे ही लोग यहाँ तो गरीब हैं और लोगों की इनकम भी कम है। दत्त ने एक अच्छे मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने अपने स्तर को सिद्ध किया था कि भारत में टैक्स का भार बहुत ज़्यादा है और दत्त ने भारतीय लोगों के कराधान के भार की गणना भी की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कराधान की जो घटना वो इंग्लैंड में 8% और भारत में लगभग 60% है। नेक्स्ट, दत्त ने बताया कि भारत में जो टैक्स है वास्तव में बहुत ज़्यादा लगाया जाता था और दत्त ने शिकायत भी की थी न केवल भारत में टैक्स ज़्यादा है बल्कि यह लगातार बढ़ भी रहा है। उन्होंने कहा था यदि कंपैरिजन किया जाए तो यह दिखाई दे रहा था कि भारतीय लोगों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा था।